नमस्ते माँ शारदे काश्मीर पुरवासिनी प्रार्थये त्वामहं नित्यं विद्या ज्ञानं च देहि मह। यह मेरी रुचि का विषय है और इस पर मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो जानकारियां जुटाई हैं और उससे जिन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं, आज मैं वह सब आपके सामने पूरी विनम्रता से रखना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग शायद उन निष्कर्षों से सहमत ना हो, लेकिन ये जो तथ्य हैं, तथ्य तो तथ्य होते हैं। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे टोकें, ठीक करें। इस विषय में मेरी रुचि का कारण यह है कि जो 40 का दशक था पिछली शताब्दी का, उसमें मानवता ने 3 भयावह त्रासदियां भोगी। द्वितीय विश्व युद्ध सही मायनों में एक विश्व युद्ध था। उसमें पूरे विश्व के सभी महाद्वीपों से सेनाएं आईं और लड़ी। उसका केंद्र तो यूरोप था ही, लेकिन यह युद्ध अफ्रीका में भी लड़ा गया, यह युद्ध एशिया में भी लड़ा गया, यह युद्ध अमेरिका की सेनाओं ने भी लड़ा। और हवाई पर जो आक्रमण हुआ, तो मान सकते हैं कि वह प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अमेरिका को भी साथ ले खींच आया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की सेनाएं इसमें जुटी और ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 करोड़ लोग, यदि और ज्यादा नहीं, तो इस युद्ध की विभीषिका का शिकार हुए, मारे गए। इतनी बड़ी संख्या में जानों की क्षति विश्व के इतिहास में और किसी युद्ध में पहले कभी नहीं हुई थी। शहर ही नहीं, देश के देश तबाह हो गए, बस्तियां उजड़ गईं, कुछ जगहों में तो पीढ़ियां आधी पौनी रह गईं। यह एक भयंकर विभीषिका थी। दूसरी जो त्रासदी विश्व ने देखी, वो था यहूदियों का सामूहिक संहार। बिल्कुल निरापद, निहत्थे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े घेर घेर कर बाड़ों में बंद कर दिए गए। उन्हें भूखा रखा गया। इलाज तो बहुत दूर की बात है, उनसे काम कराया गया हर हालत में। और उसके बावजूद अगर वो बचे रहे तो गैस चेंबर्स में दम घोट करके मार दिया गया। उनके अवशेषों से साबुन और बटन बनाए गए। ऐसा माना जाता है कि 60 लाख यहूदी इस विभीषिका का शिकार हुए लगभग 7-8 सालों में। मानवता ने एक पहचान के आधार पर इतना भयंकर, इतना अमानवीय, इतना निष्ठुर संहार पहले कभी नहीं देखा था। यह भी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और यह उसी दशक में हुई, कमोबेश। और तीसरा इतिहास का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम भारत का विभाजन था। दुनिया ने इतनी बड़ी संख्या में, इतने कम समय के अंदर, इतनी हिंसा के साथ
लोगों का अपने घरों से, अपनी जड़ों से, अपने जमीनों से उठकर इधर उधर फेंक दिया जाना नहीं देखा था। ऐसा माना जाता है कि करीब 30-40 लाख लोग इस आपदा में मारे गए। यह यहूदी संहार से तुलना में इसलिए बड़ा मानता हूं इसे, क्योंकि यहूदी संहार के 60 लाख लोग 7-8 सालों में गए। ये 20-30 लाख लोग 6-8 महीने के अंदर, आप औसत लगाइए, हर रोज कितने हजारों लोग मारे जाते रहे। किस बड़ी संख्या में यह रक्तपात हुआ। ये तीनों विभीषिकाएं, महान अविस्मरणीय विभीषिकाएं, एक ही दशक में न जाने किस श्राप के चलते आई। लेकिन जब मैं भारत के विभाजन के विषय में पढ़ना चाहता हूं, उस 40 के दशक में भारत में क्या हो रहा था, कौन क्या कर रहा था, जानना चाहता हूं, तो मुझे एक ढंग की पुस्तक नहीं मिलती है। मुझे कहीं कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है। आज भी द्वितीय विश्व युद्ध पर फिल्में बन रही हैं, आज भी उस पर पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उस पर पीएचडीज की जा रही हैं। आज भी यहूदी नरसंहार के ऊपर साहित्य लिखा जा रहा है, फिल्में बन रही हैं, होलोकॉस्ट स्टडीज हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। इन दोनों विषयों के ऊपर एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। लेकिन भारत में उस विभाजन के दौरान क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या किया, किसने क्या भोगा, इस पर आपको एक ढंग का दस्तावेज ढूंढने को नहीं मिलेगा। यह किया है हमने अपने साथ, और यह है मेरे आज के वक्तव्य का प्रसंग। अपने अमृत महोत्सव में अगर हम पलट के देखें और पूछें कि हमारे साथ क्या हुआ था उस वेला में जिसका हम आज उत्सव मना रहे हैं, तो हमें आज भी ढूंढना पड़ता है। टुकड़ों में कहीं कहीं जानकारियां हैं, फुसफुसाहट है, तथ्यों को मानो दबा कर रखा गया है, कहीं लीपापोती की गई है, उस पर तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई हैं, लेकिन उस पर हमारे को वास्तविकता के साक्षात्कार नहीं होते। और ये काम हमने करना था, ये हमारे देश का उत्तरदायित्व था, हमारे नेतृत्व का, चाहे वो सोशल एलीट हो, चाहे वो एकेडमिक एलीट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो। क्या आज हमारे विश्वविद्यालयों में पार्टीशन स्टडीज हैं? क्या हमें ढंग की एक पुस्तक हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पर मिलती है? अंग्रेजों ने आकर इस विषय पर लिखा, फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लापियर ने आकर के लिखी, लेकिन माधव गोडबोले जो हमारे होम सेक्रेटरी रहे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो मुझे लगी प्रामाणिक। वो भी एक ब्यूरोक्रेट रहे, उनके मन में शायद सेवानिवृत्ति के बाद ये बोझ रह जाता कि इस विषय के ऊपर कुछ ढंग का काम नहीं हुआ है, तो उन्होंने लिख डाली। लेकिन इस विषय के जानकारों को, जिन्होंने इसमें जीवन खपाया, इसमें करियर बनाया, मेरी उनसे अपेक्षा आज भी है
कि इस पर सच्चाई के साथ शोध हो। तो अपनी इस खोज में मुझे कुछ तथ्य मिले। जैसे एक तथ्य यह मिला कि 1956 में बंगाल के चीफ जस्टिस हुआ करते थे एक सज्जन, जस्टिस फणिभूषण चक्रवर्ती। वो तब वहां के एक्टिंग गवर्नर भी थे उस प्रांत बंगाल के। उनके साथ सर्दियों की छुट्टियां बिताने चले आए सर क्लेमेंट एटली 1956 में, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के जब भारत को आजादी मिली। तो इन फणिभूषण चक्रवर्ती ने सर क्लेमेंट एटली से जिज्ञासावश पूछ लिया कि सर, आप लोग तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे और देश में स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर तो कुछ चल नहीं रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही 15 दिन चल के बंद हो गया था, उसकी हवा निकल गई थी। उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने मुखबिरी कर करके सारे प्रमुख कांग्रेसियों को या तो जेल भिजवा दिया था या वो भूमिगत हो गए थे, दुबक गए थे, घरों में घुस गए थे। सड़क पर आंदोलन नाम की कोई चीज नहीं थी। और दूसरी तरफ आप विश्व युद्ध जीत गए थे। तो आपको देश छोड़ने की क्या मजबूरी थी, क्या जल्दी थी? तो इस पर सर क्लेमेंट एटली ने फणिभूषण चक्रवर्ती को कहा, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा एक आजाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो फणिभूषण चक्रवर्ती कहते हैं कि हां, वो भी तो तितर बितर हो गई थी, उसका भी कुछ बचा नहीं था। और 1945 में ही सुभाष बोस भी एक हवाई दुर्घटना में सिधार गए थे। तो सर क्लेमेंट एटली कहते हैं कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन, और यहां आगे बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा उसकी जानकारी दे दूं। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज जो सुभाष बोस ने खड़ी की थी, उसमें सैनिकों की संख्या 60,000 भी नहीं थी, शायद कुछ 58-59,000 सैनिक थे। और इन 58-59,000 सैनिकों में से लगभग 28,000 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था उस युद्ध में। मुझे याद नहीं पड़ता मॉडर्न वॉरफेयर के इतिहास में किसी सेना ने इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े अनुपात में अपने सैनिक गंवाए हो जान से। यह आजाद हिंद फौज की कुर्बानी थी, जज्बा था कि वो लड़ते लड़ते इंफाल तक आ पहुंचे थे। उन्होंने बर्मा भी आजाद करा लिया था। खैर, तो सर क्लेमेंट एटली बताते हैं कि हाँ, वो भी तहस नहस हो गई थी, लेकिन हमने उसके युद्धबंदियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसको हम आईएनए ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। यह इसलिए चलाया गया था क्योंकि अधिकांश सैनिक इंडियन नेशनल आर्मी में या तो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जिनको जापानियों ने सिंगापुर में, मलाया में कैद कर लिया था, और फिर उनसे सुभाष बोस जाके मिले और उनको प्रेरित किया कि उनकी सेना में शामिल हों, या फिर ऐसे सैनिक थे जो कि भारतीय ब्रिटिश सेना से हथियार लेकर या बिना हथियार के ही चले आए थे सुभाष बोस के आह्वान पर उनकी सेना में शामिल होने। तो अंग्रेज ने उनको भगोड़ा करार दे दिया था, डिजर्शन का आरोप था। और दोनों ही स्थितियों में, चाहे आप प्रिजनर ऑफ वॉर होकर के फिर अपनी सेना के खिलाफ लड़ें या डिजर्शन करके अपने सेना के खिलाफ युद्ध लड़ें,
यह एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, और इसमें जो मार्शल लॉ लगता है और कोर्ट्स लगती है, उसके नतीजे बहुत कठिन सजा के होते हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास से कम नहीं होता है। तो जब ये ट्रायल्स शुरू हुई, तो जिन सैनिकों पे ये ट्रायल्स चल रही थी, उनके भाई बंधु, उनके गांव के नाती रिश्तेदार, यहां तक कि किसी का बाप, किसी का भाई ब्रिटिश आर्मी में अभी भी नौकरी कर रहा था, और वो इन मुकदमों को देख करके बहुत विचलित हुए और भारत की अंग्रेज सेना में विद्रोह हो गया। जो नेवी थी, इंडियन रॉयल नेवी, उसके 26 में से 24 पोतों पर, युद्ध पोतों पर म्यूटनी हो गई, गैरिसन्स में, छावनियों में। और इसके प्रमाण अब डिक्लासिफाई होकर के अवेलेबल हैं कि गैरिसन कमांडर होम सेक्रेटरी को तार भेजता है कि हमारे यहां शस्त्र लूट लिए गए सैनिकों द्वारा, अफसरों को बंधक बना लिया गया, मारकाट शुरू हो गई अलग अलग छावनियों से। और यह विद्रोह इतना व्यापक था कि जनरल ऑकिनलेक, जो उस समय भारत में सेनाओं के मुखिया थे, उन्हें वायसरॉय को यह चिट्ठी लिखनी पड़ी, और वो भी उपलब्ध है डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में, कि अगर हमें भारत को संभालना है तो 1.5 लाख यूरोपीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब भारतीय सैनिक आदेश मानने को तैयार नहीं दिखते। द्वितीय विश्व युद्ध की इस व्यापक विभीषिका के बाद इस देश में 1.5 लाख यूरोपीय सैनिकों का ना अंग्रेज बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने शायद इसी में भलमनसाहत समझी, बुद्धिमानी समझी कि इज्जत और जान बचा करके निकलना ठीक रहेगा। वैसे भी इस देश में विशेष कुछ बचा नहीं था उनकी रुचि का। जब अंग्रेज भारत आया था, तो ये पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का ही अनुमान है। आप गूगल कर ले तो आपको इसके ऊपर पेपर्स मिल जाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में जो योगदान था, वो लगभग 24 से 26% था। 17वीं शताब्दी में। और अंग्रेज के रहते रहते ये अनुपात घट करके मुश्किल से 3% रह गया था। भारत भूखमरी और महामारी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था दुनिया में। आपको यह जानकर आश्चर्य हो शायद कि 1947 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत आयु की अपेक्षा एक भारतीय की मात्र 27 वर्ष रह गई थी। आप सोच सकते हैं कि कुपोषण का, भूखमरी का, महामारी का, अकाल का क्या प्रकोप था, गरीबी का क्या प्रकोप था। तो ऐसे में इस देश से और कुछ निकाल पाना, और उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में सैनिक जुटा पाना, और वो भी तब जब इंग्लैंड खुद बर्बाद हो गया था। उसके शहर, आप अगर लंदन को देखते, कॉवेंट्री को देखते, तो खंडर में बदल गए थे। ऐसी स्थिति में एक बात और हो रही थी, इस देश की सड़कों पर स्वतंत्रता आंदोलन तो नहीं था, लेकिन एक आंदोलन जरूर चल रहा था, और वो था पाकिस्तान आंदोलन। और उसमें दंगों की झड़ी लगी हुई थी।
तो अंग्रेज को लग रहा था कि एक तरफ म्यूटनी है, विद्रोह है सेनाओं में, दूसरी तरफ दंगे हो रहे हैं, इस पचड़े से खुद को बाहर निकालने में ही अकलमंदी है। और कमोबेश यही कुछ सर क्लेमेंट एटली ने फणिभूषण चक्रवर्ती को समझाया। आज इसकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉरेस्पॉन्डेंस में मिलते हैं, लेकिन कोई इतिहासकार जहमत नहीं उठाता उनको पढ़ने की, उनको पढ़कर उस जानकारी को लेकर अपनी समझ को दुरुस्त करने की जहमत ये देश नहीं उठाना चाहता। क्योंकि बहुत से जो अनुमान हैं और जो भ्रम हमने बड़ी मेहनत से पाल पोस कर दिमागों में बिठाए हैं पीढ़ियों के, वो टूटते हैं। अब अगर उस आंदोलन की ही चर्चा करें, जो मैंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन तो नहीं था, लेकिन एक आंदोलन चल रहा था इस देश में, और वो था बंटवारे का आंदोलन, तो अब जरा उसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। यह भी अपने आप में एक बड़ा रोचक विषय है। 1940 में 23 मार्च को लाहौर में मुस्लिम लीग ये प्रस्ताव करती है कि उन्हें देश का बंटवारा चाहिए, और उनका सीधा सा कारण यह है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, ये साथ साथ नहीं रह सकती। इसको वो दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी कहते हैं। उसको समझाते हुए जिन्ना ने कहा कि हमारे हीरोज, नायक जो हैं इतिहास के, वो अलग अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग अलग है, हमारी प्रेरणा के स्रोत अलग अलग हैं, बल्कि अलग अलग ही नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, आपस में शत्रु हैं। हमारा जीना, रहना, सहना, ये अलग अलग है, हमारी आस्था अलग अलग है, अलग अलग ही नहीं, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए हम साथ साथ नहीं रह सकते। उनसे तब किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई 700-800 सालों से तो साथ रह रहे हैं, आज एकाएक क्या हुआ कि साथ साथ नहीं रह सकते। फिर उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, उसके हाथों में मुसलमानों का मुस्तकबिल, भविष्य सुरक्षित नहीं है। अब इस सब का प्रतिवाद होना चाहिए था। मुस्लिम लीग को एक सांप्रदायिक संगठन और उसकी मांग को सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाला कहा जाना चाहिए था। वो जिन्ना जो कई दशकों तक कांग्रेस में रहे, आज मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे 1940 में, उनके विषय में बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही कांग्रेस ने यह सुना कि मुस्लिम लीग ने उसे हिंदुओं की पार्टी कहा है, तो कांग्रेस ने फौरन अपना अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बना दिया और कहा कि देखिए साहब, अगर आपका अध्यक्ष एक मुसलमान है, हमारा अध्यक्ष भी एक मुसलमान है, आप अगर मुसलमानों की पार्टी हैं तो हम क्या आपसे कम मुसलमान पार्टी हैं? हमारा तो अध्यक्ष ही मुसलमान है। इस पर जिन्ना का जो कटाक्ष था, प्रतिवाद था, वो उन्हीं के शब्दों में था कि दीज आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि कांग्रेस में तब मौलाना आजाद के अलावा
रफी अहमद किदवई भी थे, आसफ अली भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खां भी थे। तो इन सबको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि दीज आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, ये हाथी के दांत हैं, खाने वाले नहीं, दिखाने वाले। तो आप देखिए कि कांग्रेस में जब मुसलमान होने की होड़ मची और उन्होंने अपने आप को एक मुस्लिम अध्यक्ष दिया, तो अब वो इस होड़ में लग गए कि कौन बेहतर मुसलमान है। तो उनका जो प्रतिवाद था वो ये था कि जिन्ना तो यूरोपियन सूट पहनता है, वो तो वाइन पीता है, वो तो पोर्क खाता है, उसको तो उर्दू भी ठीक से बोलनी नहीं आती। और हमारा अध्यक्ष जो है वो मक्का में पैदा हुआ है, वो तुर्की टोपी लगाता है, शेरवानी पहनता है, उसको कुरान कंठस्थ है, वो अरबी बोलता है। तो कौन ज्यादा बढ़िया मुसलमान है? ये मुसलमान होने की होड़ शुरू हो गई। किसके नेता ज्यादा ऑथेंटिक मुसलमान है, कौन मुसलमान पार्टी है, कौन मुसलमानों का हित ज्यादा अच्छा देख सकता है, ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ये आज की बीमारी नहीं है, ये तब से चली आ रही है। यानी आप प्रिंसिपल के आधार पर कि पार्टीशन किस बात का भाई, क्यों? अब इसका एक और डिस्टॉर्शन देखिए कि पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष 1 साल के लिए चुना जाता था। कोई बहुत अच्छा चल गया तो उसको 2 टर्म्स मिल जाते थे। खुद महात्मा गांधी केवल 1 टर्म अध्यक्ष रहे 1924 में, दूसरी बार कभी अध्यक्ष नहीं हुए पार्टी के। लेकिन मौलाना आजाद थे कि 1940 में अध्यक्ष बने और 1946 तक लगभग 7 साल लगातार अध्यक्ष रहे। जब तक फैसला नहीं हो गया कि भारत का विभाजन होगा ही, तब तक यह नाटक चलता रहा। तब तक यह पाखंड चलता रहा। अपने ही पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को, ट्रेडिशन को एक तरफ करके इन क्रूशल ईयर्स में यह रवैया था। और कई बार तो जिन्ना को भी बोलना पड़ा कि आई विश हिंदूज हैड अ बेटर लीडरशिप बिकॉज दे आर लूजिंग आउट। मोहम्मद अली जिन्ना को तरस आया कि इस पूरे प्रकरण में इस देश का जो बृहत्तर समाज है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उससे कोई पूछ नहीं रहा है। यह तरस जिन्ना को पहले भी आया था, जब खिलाफत आंदोलन की गांधी ने पुरजोर पैरवी की, उसको समर्थन दिया, एक खिलाफत कमेटी भी बनाई। मौलाना आजाद उसी खिलाफत कमेटी से कांग्रेस में आए थे इंसिडेंटली। तब जिन्ना ने टोकते हुए महात्मा गांधी को कहा था कि भाई आप क्यों एक अपीजमेंट कर रहे हैं कम्युनल माइंडसेट की। इट इज इनक्रेडिबल कि जिन्ना, जो खुद एक मुसलमान था लेकिन एक लिबरल सेक्युलर आउटलुक वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, विदेश पढ़ा, सिगार पीने वाला, शराब का शौकीन, पोर्क का को लजीज मानने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी से कह रहा था कि यू आर प्रमोटिंग द मोस्ट पर्निशियस काइंड ऑफ थिंकिंग बाय सपोर्टिंग दिस डिमांड। इसका कोई लेना देना नहीं है। कहां खिलाफत तुर्की में और कहां आप यहां लोगों को हवा दे रहे हैं। खैर, लेकिन यह नाटक 40 के दशक में कांग्रेस की तरफ से चलता रहा और 46 में
जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया, कमाल यह हुआ कि इस सब नाटक का नतीजा क्या निकला। इवन इफ यू वर ट्राइंग टू अपीज, आप खुश करना चाह रहे थे मुसलमानों को, इलेक्शंस हुए 1946 में। इस अपीजमेंट का फायदा क्या मिला कांग्रेस को? उस समय ऑलरेडी कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट पर चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया था बहुत पहले। और वो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या थे कि मुसलमानों की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, उसमें केवल मुसलमान वोट देंगे, केवल मुसलमान कैंडिडेट खड़े हो सकेंगे। तो अलग अलग प्रांतों में ब्रिटिश इंडिया के उनकी जनसंख्या के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। लोग नाहक कहते हैं कि सिर्फ यूपी और बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया। इतना उल्टा लटकने के बाद भी कांग्रेस को मद्रास प्रेसिडेंसी में 28 सीटें थी, मुस्लिम इलेक्टोरेट। और मद्रास प्रेसिडेंसी से तो कोई मुस्लिम बड़ा लीडर भी नहीं था। और कांग्रेस के पास बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, टी प्रकाशन थे, राजाजी राजगोपालाचारी थे। कितनी सीटें जीती कांग्रेस ने मद्रास प्रेसिडेंसी में 28 में से? 0। मुंबई प्रेसिडेंसी में 24 सीटें थी। कितनी सीटें जीती कांग्रेस ने? 0। इस नाटक का, इस पाखंड का, इस अपीजमेंट का ये सिला मिला आपको, जिनके सामने आप दंडवत हो गए, ये जतलाने के लिए कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। और जिसके कारण आपने पूरे विमर्श में, पूरी सोच में एक विकृति भर दी। जितनी भी मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थी, मुस्लिम लीग को उनमें 95% सीटें मिली। जो मुट्ठीभर सीटें कांग्रेस के हाथ में आई, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खां की पार्टी विजयी हुई और उनकी बदौलत आई। इक्का दुक्का सीट छोड़ दें आप यूपी, बिहार, बंगाल में, तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आया। और इसके बाद फिर पार्टीशन कैसे टले, इसके लिए कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया। मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो सब तो खैर है हमारे पास। लेकिन मोटी बात यह हुई कि कांग्रेस ने फिर भी कहा कि भाई इस देश का पार्टीशन नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, हमारी लाश पे होगा पार्टीशन। ये महात्मा गांधी ने कहा। बात सही है, नहीं होना चाहिए था। तो 11 अगस्त 1946 को, प्लीज नोट द डेट, 11 अगस्त 1946, मोहम्मद अली जिन्ना issues an open warning. He says, unless you accept the demand for Pakistan, there will be direct action on 16th of August, in less than a week. अब ये वो मोहम्मद अली जिन्ना हैं जो कि कभी किसी धरना प्रदर्शन में नहीं गए, किसी हड़ताल में, किसी लार्ज मोबिलाइजेशन में ये विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे मैं वकील हूं, मैं अदालत में दलील दूंगा, मैं पिटिशंस लिखूंगा, याचिकाएं लिखूंगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के साथ मैं जो भी कुछ कहना होगा, करना होगा, करूंगा। He didn't believe in mass mobilization and disruption, strikes और रास्ता रोको और एनी सच थिंग। तो जब ऐसा आदमी चेतावनी देता है कि डायरेक्ट एक्शन होगा, तो लोगों को लगा होगा कि शायद he might now take to mass mobilization which he has been doing। और क्या होगा? और mass mobilization मतलब कोई रैली है, कोई प्रोसेशन है, कोई स्ट्राइक है, कोई डिसरप्शन है। But come 16th of August, which was a Friday, in Calcutta, the Muslim League workers, after their
नून प्रेयर्स, अपनी दोपहर की नमाज अदा करने के बाद जब वो मस्जिदों से निकले तो उनके हाथ में हथियार थे, बल्लम थी, बर्छी थी, बड़े बड़े कसाइयों वाले छुरे थे, कुछ के पास फायर आर्म्स भी थे। और बंगाल में तब हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो मुस्लिम लीग के मुंतखब प्रीमियर थे, उनकी सरकार थी। और कलकत्ते की सड़कों पर एक भयावह दंगा शुरू हुआ जो 72 घंटे चला। हजारों लोग मारकर काट कर डाल दिए गए सड़कों पर। जो मर रहा था उसको पता नहीं था कि उसका कसूर क्या है, जो मार रहा था वो शायद मरने वाले को जानता तक नहीं था। केवल इतना तय करना था कि ये उस धर्म का नहीं है, मुसलमान नहीं है जिसको कि मैं मार रहा हूं। कुल मिला के यह पाकिस्तान की मांग के लिए किया गया पहला दंगा था। दिस वॉज द फर्स्ट रायट स्टेज्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसके बाद दंगों की झड़ी लग गई। जो लोग कहते थे कि हमारी लाश पे होगा विभाजन, उनकी अहिंसा के पास इस हिंसा के लिए कोई जवाब नहीं था। They didn't know how to respond to this gory violence. The non-violence was clueless about handling this. और जब ये बहुत बढ़ गया तो वही लोग जो कहते थे हमारी लाश पे होगा विभाजन, उन्होंने कहा कि जान छोड़िए, पाकिस्तान लीजिए। And 2 days short of a year, Pakistan was a reality on 14th of August 1947. The first riot that took place was 16th of August 1946. 2 days short of a year, Pakistan was a reality. Actually, Pakistan was conceded months earlier and formally announced by the British administration on 4th of June. But technically, it came into this world on 14th of August 1947, 2 days short of a year. And Jinnah boasted that I created Pakistan on my typewriter. नारा लगता था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। There is a very interesting book by Venkat Dolipula calling Pakistan the New Medina. Those who are interested in the mindset may like to read this book. They'll find it quite interesting. अब ये एक पृष्ठभूमि है। मेरे एक मित्र हैं चेन्नई में, गौतमन, वो 15 अगस्त नहीं मनाते, वो 14 अगस्त का शोक मनाते हैं और उस दिन कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आज के दिन भारत माता के 2 भुजा, दाईं भुजा और बाईं भुजा काट डाली गई थी। मेरे एक मित्र जिनका पिछले वर्ष स्वर्गवास हो गया, कलकत्ते में हैं, तपन घोष, वो 16 अगस्त मनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे शहर ने ऐसा विभत्स संहार कभी नहीं देखा था और हम उसको भूले ना कभी। जो मेरा 15 अगस्त है वो 14 और 16 अगस्त के बीच सैंडविच एक डेट है। हमने 14 अगस्त भी भुला दिया, हमने 16 अगस्त भी भुला दिया, ये 15 अगस्त उसका बाय प्रोडक्ट है। ऐसा मेरा निष्कर्ष है कि पहले पाकिस्तान बना और जो बचा कुचा था वो एक सत्ता के हस्तांतरण में अंग्रेज सरकार ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करके
अपने मनचाहे लोगों के हाथ सत्ता सौंप करके बनाया। इसके और भी बहुत रोचक सबूत मिलते हैं। ये कैसा सत्ता का हस्तांतरण था कि जो आखिरी वॉइसरॉय थे वो पहले गवर्नर जनरल भी बने। पाकिस्तान, जो कि इसी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने भी उसको अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाने की जहमत नहीं उठाई। लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि पाकिस्तान भी उन्हें ये ऑनर दे, because he played a midwife to the birth of Pakistan. So at least Pakistan should have shown some gratitude to make him the first Governor General. Pakistan refused. He was our first Governor General and the last Viceroy. What is very interesting is that even the British armed forces remained the armed forces of the two new pen nations, both Pakistan and India. The British generals continued to lead them. वो जनरल ऑकिनलेक जो कहते थे कि हमें 1.5 लाख यूरोपियन सोल्जर्स की आवश्यकता है अगर हमको भारत पर अपना नियंत्रण रखना है, वो जॉइंट चीफ थे पाकिस्तान और इंडियन आर्मीज के। इंडियन आर्मी का जो चीफ था उसका नाम था जनरल रॉय बुचर। पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ था उसका नाम था जनरल मेसर्वी। और आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि जिस जान को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान कंसीड किया गया कि जान छोड़िए, पाकिस्तान लीजिए, लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी नो ब्लडशेड, that very Pakistan in less than 3 months was at war with independent India in Kashmir. And the bigger irony is that on both sides the generals leading the war were British, and both were reporting to a higher British general called General Auchinleck. Sometimes I wonder whether this was a tragedy or a comedy. But such was our freedom, because British wanted Jammu and Kashmir to go to Pakistan. And that war was foisted by the British plans. एक जनरल एक मेजर ओकार सिंह कलकट हुए हैं। मेजर ओंकार सिंह कलकट बन्नू में, बन्नू इज अ कैंटोनमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो वहां ब्रिगेड मेजर थे। उनका जो बॉस था, सीनियर ऑफिसर जिसको वो रिपोर्ट करते थे, उसका नाम था ब्रिगेडियर मरे। ब्रिगेडियर मरे कुछ दिनों के लिए बन्नू कैंटोनमेंट को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं अपने दोस्त सीनियर ऑफिसर्स, ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर्स के साथ थोड़ा समय बिताने। तो जनरल मेसर्वी का एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उनके नाम आता है, ब्रिगेडियर मरे के नाम। तो मेजर ओंकार सिंह कलकट पूछते हैं ब्रिगेडियर मरे से कि साहब ये लेटर जो है ये मैं आपके लिए रखूं, अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है, आप आ जाएं, मैं भेजूं या क्या करें? तो उस पर, क्योंकि ब्रिगेडियर मरे had complete confidence in Major Onkar Singh Kalkat, he tells him, don't worry, you can read what is there. तो जब मेजर ओंकार सिंह कलकट वो लेटर खोलते हैं तो उसमें प्लान्स हैं ऑपरेशन गुलमर्ग के। उसमें वो सारे प्लान्स हैं जिसके तहत कश्मीर पर चढ़ाई होनी थी, और ये एग्जीक्यूट होना था 22 अक्टूबर को। ये चिट्ठी इनको मिलती है 20 जुलाई को, और इनको ऑलरेडी बन्नू पाकिस्तान से भारत मूव करने के आदेश मिले हैं।
अब जब ब्रिगेडियर मरे को पता चलता है कि ओंकार सिंह कलकट को ये टॉप सीक्रेट प्लान्स मालूम चल गए हैं, तो वो ओंकार सिंह कलकट को भारत नहीं जाने देते, वो उनको वहां पर हाउस अरेस्ट रखते हैं, क्योंकि अगर वो भारत आ जाते हैं तो वो प्लान्स भारत को मिल जाएंगे और फिर ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, ये सारा खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन ये ब्रिटिश प्लान्स थे, इससे इसका पता चलता है। और फिर ओंकार सिंह कलकट कैसे भागते हैं, कैसे भारत पहुंचते हैं, कैसे 20 अक्टूबर को वो डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह को बताते हैं कि ये सब होने जा रहा है, और उन पर विश्वास नहीं किया जाता। और 22 अक्टूबर को जब इन्वेजन होता है तो कैसे उन्हें ढूंढा जाता है, ये एक अलग हिस्ट्री है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बहुत रोचक है। आपको जानना चाहिए कि ये कैसी आजादी थी और ये कैसा ब्रिटिश स्ट्रैंगल होल्ड था कि आजादी के बाद भी। इसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स भी हैं। एक एनेक्डोट ये है कि जून 1949 में, देखिए 1 जनवरी 1949 को, 49 को, उस वॉर में एक सीज फायर होता है जिसमें हम 38% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को कंसीड करते हैं, जिसको आज हम पीओके कहते हैं, जिसको आज हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। वो भारत की सेनाओं ने अपने ब्रिटिश सैनिकों की लीडरशिप में पाकिस्तान को लगभग प्लेटर पे रख के दिया। उस सेना में जब चीफ का रिप्लेसमेंट होना है, जनरल रॉय बुचर को जाना है रिटायरमेंट में, तो जवाहरलाल नेहरू सीनियर इंडियन ऑफिसर्स को बुलाकर कहते हैं कि देखिए अब रॉय बुचर रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह एक नए जनरल को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि हमारी सेना में ऐसे अनुभवी भारतीय अफसर नहीं है, तो मैं जनरल रॉय बुचर की रिप्लेसमेंट में किसी अन्य अंग्रेज अफसर को नियुक्त करना चाहता हूं, अनुभवी अफसर। तो इस पर एक कर्नल नथु सिंह थे राजपूताना राइफल्स के, उनका साहस देखिए। वो जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं ठीक है सर, इतने बड़े भारत देश में सरकार चलाने का अनुभव भी बहुत कम राजनीतिज्ञों को है, तो क्यों ना हम एक प्रधानमंत्री भी आयातित कर लें। तो पंडित नेहरू थोड़ा चिढ़कर एक रिपार्टी में उससे कहते हैं, कर्नल नथु सिंह से, सो वुड यू लाइक टू बी द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी यंग मैन? To which Colonel Nathu Singh responds that it will be a great honor and a privilege to lead the Indian Army, but there are many more competent and experienced officers than me, and one of them is Brigadier Karyappa sitting by my side. And that is how Nehru had to decide that Brigadier Karyappa, who eventually went on to become Field Marshal Karyappa and first Chief of the Indian Army Staff, was appointed Indian Chief of the Indian Army. This happened in 1949. But I must tell you, and this is very less known fact, that Indian Air Force was not so lucky. Probably there was no such interaction between some Air Force officer and the Prime Minister. Indian Air Force got its first Indian chief in Air Marshal Subroto Mukherjee in 1954. Till then, we had a British Air Force chief. The Navy was even less fortunate. The first Indian naval chief of Indian Navy was Admiral Ramdas Katari, who took over in 1958, 11 years after our independence, from Admiral Neville, who was a British naval chief of Indian Navy. And I'm told, because it was ये एक सत्ता का हस्तांतरण था, सिस्टम का इनहेरिटेंस था, तो जो भारत में गुप्तचर आयोग था, जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, अंग्रेजों के समय में उसको फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIB कहते थे. And I'm saying this on the say-so of a retired intelligence bureau director who said till 1968, Indian Intelligence Bureau was reporting to Field Intelligence Bureau based in London. Such was the siege within
after the so-called independence of 15th of August 1947. Who's going to ever talk about it, write about it, ask questions about it? Who's going to tell us what happened? Why did Sardar Patel have to step back even after 13 of the 15 provincial Congress committees chose him to lead the Congress and therefore would have become the interim prime minister? But he had to step back because Mahatma Gandhi nudged and winked and he got the message. Was it because the British were keen on somebody else and it was conveyed to Mahatma Gandhi? What were the compulsions? There may have been genuine compulsions. I would like to know. I'm sure all of you would like to know. Every Indian would like to know. Because I have often been told that those who control their history, only those who control their future, or those who do not learn from their history are condemned to repeat its tragedies and travesties. As an independent nation, as a proud Indian who has a lot of hope and confidence in our future, we owe it to ourselves and our future generations, irrespective of ideologies and political compulsions. We must tell the truth to ourselves and our generations. It's our solemn duty as academicians, as public intellectuals, as people participating in wider discourse, to acknowledge this truth, however bitter it is, however controversial it may be. I want to know, Cellular Jail was built in 2008 or maybe 7. And Savarkar was there in 2010. And he remained there confined till 2024. And he was let off from that jail after 14 years of untold torture, only to be confined for another 14 years to Ratnagiri and not to step out and not to indulge in any political activities. Why? Why did British fear him so much? He never held a weapon. He never fired a shot. He never killed anyone. His book was banned even before it was published. Why did the British fear him so much? He didn't even lead a mass movement. He didn't have too many followers. Why wasn't any Congress leader of any eminence ever sent to cellular jail? Not even one. Even as an exception, not even one. Why were palaces like Aga Khan Palace designated as a jail for the comfort of these leaders? I'll tell you a very interesting anecdote and I'll end with that. And I'd like to leave that as a thought with you. You know, very often different universities and campuses call me on issues of Kashmir or history. So in Belgaum, a group of institutions celebrating their centenary had invited me 2 years ago. And I said, I'm coming to Belgaum after a long time, and last time I was there, I could barely see the town.
तो मैंने कहा मुझे जरा बेलगाम घूमना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको बेलगाम घुमाएंगे, उसके हिस्टोरिक एस्पेक्ट से परिचित कराएंगे। तो वो मुझे शहर में अलग अलग जगहों पर ले गए। एक सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा इस सड़क का को हम कांग्रेस रोड कहते हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा भाई मैंने तो पूरे देश में कहीं कांग्रेस रोड नहीं देखी है, तो यहाँ कांग्रेस रोड कैसे है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आजादी से पहले की कांग्रेस रोड है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो यहाँ कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन जो बेलगाम का हुआ था, उसकी वजह से ये कांग्रेस रोड है। मैंने कहा भाई मैं उस अधिवेशन स्थल जा सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। और वो अधिवेशन विशेष इसलिए था क्योंकि उस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वो एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने, एक ही साल के लिए बने। वो बेलगाम में बने थे 1924 में। मौलाना शौकत अली से उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता ली थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो वहां दोपहर थी, स्मारक बंद था, उन्होंने स्मारक खुलवाया। कह सुन के मेरे लिए वहां का अभिलेखागार खुलवाया। मुझे जाकर के बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा हिस्टोरिक स्थल है। और देखिए मैं 2019 में वहां गया था, और हम लोग 1924 की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये 95 वर्ष हो गए हैं उस इवेंट को हुए, एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द प्लेस। फिर मैं अभिलेखागार गया, वहां पर बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे दीवारों पर। तो उसमें से एक चित्र था कि 1924 में बेलगाम में रेल आई और बेलगाम को अपना पहला रेलवे स्टेशन मिला। मैंने कहा अच्छा, ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के अधिवेशन की सहूलियत के लिए वहां रेल की पटरी बिछाई और वहां नया रेलवे स्टेशन बना के दिया। मैं हैरान था कि जो पार्टी भारत के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाती है, भारत की आजादी की बात करती है, तो मुझे याद आया कि साहब एक लाला लाजपत राय थे जो जलियांवाला बाग एपिसोड का विरोध करने के कारण लाठियों से पीट पीट कर मार दिए गए। वो आज से ठीक 102 साल पहले हुआ था, 1919 में। और एक ये नेतृत्व है, इसके लिए अंग्रेज सरकार रेलवे की पटरी बिछाती है, नया स्टेशन बनाती है, उनके अधिवेशन को सफल करने के लिए वहां पूरा तामझाम होता है। ये क्यों कर होता है? और वही कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बाद में भारत की फ्रीडम मूवमेंट को एक आइडियल टेम्पलेट बना करके अपने उन कॉलोनीज में प्रचारित करती है जिनमें वो भारत की स्वतंत्रता के 30 साल बाद तक राज करते हैं। चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे रोडेशिया हो, चाहे अंगोला हो, चाहे मोजाम्बिक हो, चाहे जिम्बाब्वे हो। वहां अहिंसा को और अहिंसक आंदोलन को एक आइडियल बना करके प्रस्तुत किया जाता है वहां की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। उस टेम्पलेट को रेकमेंड किया जाता है, जैसे आजकल वैक्सीन रेकमेंड होती है ना, तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का वो प्रेफर्ड टेम्पलेट था कि हमारे खिलाफ अगर आपको आंदोलन चलाना है तो ले लीजिए हमसे एक नुस्खा ले लीजिए, ऐसे चलना चाहिए आंदोलन। ये क्या माजरा है? ऐसा ऐसे बहुत से और प्रसंग हैं। मैं 1 घंटे से ज्यादा का समय ले चुका हूं।
आपके धैर्य की परीक्षा और ज्यादा नहीं लेना चाहता। अगर मैंने कोई त्रुटि की हो, किसी का दिल दुखाया हो, या अनावश्यक उत्साह में कुछ अधिक बोल गया हूं, तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपने मुझे जिस धैर्य से सुना और ये अवसर दिया, उसके लिए मैं अपना पुनः आभार व्यक्त करता हूं।